नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भोपरी सिंह सोनी। आज मैं आपको बताऊंगा लीडरशिप स्किल्स के ऊपर कि कैसे आपको पर्सनल लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना है। काफी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? क्या वो एक सीईओ होता है, सीटीओ होता है, सीएसओ होता है, सीएफओ होता है, सेल्स टीम का हेड होता है, प्रोडक्शन टीम का हेड होता है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोग होते हैं? आपकी कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है फाउंडर। जी हाँ, अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है, बिजनेस के फाउंडर है, तो आप कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर एक फाउंडर खड़ा है ना, तो पूरी कंपनी खड़ी है। फाउंडर ढीला, कंपनी ढीली। फाउंडर टाइट, पूरी कंपनी टाइट। तो फाउंडर के पास एक लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, तभी तो वो लीडर्स को चला पाता है। देखो, आज आपको 500 1000 लोगों की टीम को चलाना है, तो 1000 लोगों से डेली आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आपके हाथ में कुछ नवरत्न होंगे जो 5 से 10 के नंबर में होंगे। अब आपको क्या करना है? उन 5 से 10 लोगों को मैनेज करना है, उनके स्किल्स को डेवलप करना है, उनको लीड करना है। यू आर अ लीडिंग लीडर। आपको अगर लीडर्स को लीड करना आता है तो आप बड़ी कंपनी बना जाओगे, स्केल कर जाओगे। अगर आपको लीड करना नहीं आता लीडर्स को, तो आप स्केल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप रॉन्ग लीडर्स लेकर आओगे, उनको लीड नहीं कर पाओगे, तो आप स्केल अप नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर लीडरशिप गलत है तो नीचे की टीम कभी भी राइट नहीं हो सकती। और एक चीज का ध्यान रखना, पूरी कंपनी के अंदर है ना, इंफॉर्मेशन, पावर, प्रोडक्टिविटी ऊपर से नीचे तक जाती है, ना कि नीचे से ऊपर तक। ऊपर की टीम गलत, फाउंडर गलत, टॉप हेड्स गलत, तो नीचे की पूरी टीम गलत क्रिएट हो जाएगी। अगर ऊपर की टीम सही है, मतलब लीडर्स, फाउंडर्स, तो नीचे की टीम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ऊपर की टीम ही गलत है, नीचे की टीम को रिपेयर करते रहोगे, ठीक करते रहोगे, कभी कंपनी नहीं चला पाओगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने लीडर्स को डेवलप करना है, खुद की लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना है, जिससे आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सको और लीड कर सको। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है अपनी कंपनी के अंदर, वो है टैलेंट प्रोग्रेशन। अब ये क्या होता है देखिए, अगर आपने अपने कंपनी के अंदर राइट टैलेंट को प्रोग्रेस नहीं दी, उसको प्रमोट नहीं करा, तो सीनियर लीडर्स छोड़ के चले जाएंगे। जो लोग काम कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, उनको प्रमोशन चाहिए। उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ऊपर लेके नहीं आओगे, तो जनरली होता क्या है, वो परफॉर्म करने वाले लोग छोड़ के चले जाते हैं। और जब वो छोड़ के जाते हैं अच्छे लोग, तो सीनियर लीडर्स देखते हैं कि यार अच्छे लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो धीरे धीरे सीनियर लीडरशिप भी आपके छोड़ के जाने लगती है। तो सबसे पहली चीज आपको देखना है कि राइट आदमी को राइट प्रमोशन राइट टाइम पे आप दो। उसके बाद एक ओनर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लीडर से फुल पोटेंशियल के ऊपर काम कराए। जनरली होता क्या है, हमने कोई काम लीडर को डेलीगेट करा, अल्टीमेटली वो क्या करेगा, उससे काम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ थोड़े से वो एफर्ट्स लगाएगा और आपको आके बोल देगा सर ये चीज़ इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकती, कुछ हमें और करना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली उस चीज़ को करा जा सकता था। किसी ने उसको ऑडिट नहीं करा, चेक नहीं करा, सपोर्ट नहीं करा। आपको वहां पे ऐसा लीडर, उसके साथ बैठना है, डिस्कस करना है और देखना है क्या ये सही बता रहा है, गलत बता रहा है। अगर सही बता रहा है तो ठीक है, गलत बता रहा है, एफर्ट्स डाल के रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, तो फिर आपको वहां उनके साथ बैठना है, उनसे बात करना है, डिस्कस करना है, उनको कल्टीवेट एंड डेवलप करना है एंड राइट सोल्यूशन तक लेके जाना है। देखिए, आपकी कंपनी के अंदर है ना, आपको लीडर्स को राइट पोजीशन में प्लेस करना होगा, उनके टैलेंट को पहचानना होगा। हर किसी को सीएफओ, सीटीओ नहीं बना सकते, सीएक्सओ नहीं बना सकते। हर एक की लीडरशिप स्किल्स अलग अलग होती है और इनमें से एक बढ़िया आदमी को सीईओ बनाया जाता है, जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके, सब डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। बस आपको ये देखना है कि किसको मुझे सीएफओ बनाना है, सीटीओ बनाना है, सीएक्सओ बनाना है, वीपी बनाना है, ग्रुप हेड बनाना है, सीनियर मैनेजर बनाना है, ग्रुप मैनेजर बनाना है। ये लीडरशिप रोल आपको डिफाइन करना है। एज अ फाउंडर ही आपकी ड्यूटी इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज डेलीगेट नहीं होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया आदमी को सीईओ बनाओ कि देखो इसमें लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी, पूरी कंपनी चला सकता है, तो उसको ऊपर लेके जाओ। और इस चीज का ध्यान रखना, लीडर्स टॉक्सिक नहीं होने चाहिए। अगर आपकी लीडरशिप टॉक्सिक है ना, तो पूरी कंपनी टॉक्सिक हो जाएगी। लीडरशिप बहुत अच्छी है तो पूरी कंपनी अच्छी चलेगी। और ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। आउटपुट नहीं आया तो जिम्मेदारी लो। जब आप खुद अपने फेलियर्स की जिम्मेदारी लोगे, तो आपके लीडर से भी जिम्मेदारी लेंगे। ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। काफी सारे फाउंडर्स, कंपनीज के सीईओ, सीएफओ, सीटीओ से जब मैं बात करता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ उनकी कंपनी डूबी। प्रॉब्लम क्या होती है? ब्लेम गेम। आउटपुट नहीं आया, दूसरे पे शिफ्ट कर दिया, दूसरे ने तीसरे पे कर दिया, तीसरे ने चौथे पे कर दिया। वो गेम चलता रहता है, लोग कंपनी छोड़ते रहते हैं, ग्रोथ नहीं आती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, गलती मानने वाले लीडर्स होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट, कभी भी लीडर्स को सिलेक्ट करो ना, आपको उनकी क्वालिटीज देखनी है। मैं क्वालिटीज आपको बताता हूँ। पहली चीज है कनेक्टिविटी। देखो आपका क्या लीडर कनेक्ट कर पा रहे हैं आपसे और टीम से। क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, कभी भी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी चीज ट्रस्ट।
ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आज मैंने किसी मेरे सीनियर लीडर को पर्सनल काम डेलीगेट करा है, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, तो उस पर्सन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्किंग एटीट्यूड है या नहीं है? ऐसा तो नहीं है 9 से 5 वाली मानसिकता है, सुबह 9 बजे आना है, शाम को 5-6 बजे घर चले जाना है, उसके बाद लैपटॉप मोबाइल बंद, काम खत्म। नहीं, हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड आदमी को लीडर बनाओ जो दिन रात काम कर सके और आउटपुट ड्रिवन हो, हर चीज का आपको आंसर दे। कोई चीज गलत हो रही है, आउटपुट नहीं आया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, नंबर्स को समझे, टारगेट्स को समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और स्मार्ट हो। स्मार्ट आदमी अच्छा काम करता है और काम को काम की तरह ले, ना कि एक बोझ की तरह कि ये काम मेरे को करना पड़ेगा, एकदम डल हो जाए विदाउट एनर्जी। एनर्जेटिक आदमी चाहिए आपको और कमिटमेंट हो, लॉयल्टी हो उसके अंदर कि ये कमिटमेंट है मेरे टारगेट्स के ऊपर, मेरे को करने हैं तो करने हैं। उसके लिए परिस्थिति मैटर ना करे, उसके लिए टारगेट्स मैटर करें, उसका कमिटमेंट मैटर करे। ये सारी क्वालिटीज आपके लीडर्स में होनी चाहिए। और देखो, आपके लीडर्स को है ना, आपको करो नहीं बनाना है, सोचो बनाना है। उनको सोचना चाहिए कि कैसे वो अपनी टीम से आउटपुट लेंगे, टारगेट्स को अचीव करेंगे। उनका माइंड और स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर वो माइंड लगा के स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं तो लीडरशिप से हटा दो। वो लोग आउटपुट नहीं दे सकते जिनको स्ट्रेटेजी बनाना नहीं आती है, लोगों को चलाना नहीं आता, क्योंकि एक लीडर को पूरी टीम को चलाना आना चाहिए। टीम को क्या चाहिए एक लीडर को पता होना चाहिए। और एक टीम के बिना आप कभी भी बड़ी कंपनी नहीं बना सकते हो। देखो, एक गाना बनाने के लिए भी ना आपको कंपोजर चाहिए, सिंगर चाहिए, लिरिक्स चाहिए, म्यूजिक देने वाला चाहिए, रिकॉर्ड करने वाला चाहिए, एडिट करने वाला चाहिए। तो पूरी एक टीम लगती है एक बढ़िया गाना बनाने के लिए। सेम विद द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको एक बढ़िया कंपनी बनानी है तो एक बढ़िया टीम लगती है और एक बढ़िया लीडर लगता है उस कंपनी को चलाने के लिए। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, हाउ टू ट्रीट योर लीडर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने लीडर्स को कैसे लीड करना है और उनको ट्रीट करना है। देखो, लीडरशिप इज नॉट बाय इंस्ट्रक्शन, इट्स बाय इंस्पिरेशन। आपके लीडर्स आपसे कितने इंस्पायर्ड है वो उतने अच्छे से काम करेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली उनको बोलते रहोगे ना ये कर देना वो कर देना, इंस्पायर्ड नहीं है तो बंदा आउटपुट नहीं देगा। हमेशा अपनी टीम को रेफरेंस पॉइंट दो। अब ये क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट से लोगों के लिए चीजें ईजी हो जाती है। उसको बताओ देख इसने ऐसे करा था, ऐसे इसका आउटपुट मिला, तो वहां उनको रेफरेंस पॉइंट मिल गया कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। रेफरेंस दो, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस दो। उससे क्या होगा, आपके लीडर्स अपने आप अचीव कर लेंगे चीजों को। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखना है कि कौन सा लीडर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा गलत परफॉर्म कर रहा है और गलती क्या कर रहा है। देखो, अगर शुरुआत में आपने अपने लीडर्स को गलती करने से नहीं रोका, उनको डांटा नहीं, उनकी गलती के ऊपर आपने अपनी मोहर नहीं लगाई कि भैया तुमने गलती करी है इस चीज को सुधारो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एंड में वो कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि आउटपुट नहीं आया, चीजें रॉन्ग चली गई। नुकसान आपका होगा, इस चीज का ध्यान रखना। रेपुटेशन आपकी जाएगी, कंपनी आपकी जाएगी। वो तो छोड़ के किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी को लीडरशिप रोल के अंदर लेकर आ रहे हो तो उससे आउटपुट मिलो। गलती कर रहा है तो वहीं रोक दो, पहले ही डांट दो, रिप्लेस कर दो, बट गलती को अवॉइड मत करना। नजरअंदाज आपने कर दिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाएगी, नुकसान सिर्फ आपका होगा। चौथा पॉइंट, कल्टिवेटिंग योर टीम। देखो, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है ना तो आपको लॉयल्टी और कमिटमेंट बिल्ड करनी पड़ेगी अपनी टीम के अंदर। अगर आप कमिटेड हो अपने गोल्स के लिए, अपने वर्ड्स के ऊपर, तो आपकी टीम भी कमिटेड होगी। अगर आपकी टीम कमिटेड नहीं है तो आप कभी नहीं जीत सकते। टू विन द मार्केट प्लेस यू मस्ट फर्स्ट विन योर वर्क प्लेस। जिस दिन आपकी टीम आपके साथ खड़ी है ना, उस दिन आप जीत जाओगे। टीम को आपके साथ खड़ा करना सीखो। योर वर्क इज टू मेक योर टीम डिस्कवर देयर वर्क। ये बहुत जरूरी है कि आप राइट आदमी को राइट काम पे लगाओ, राइट चीज उसको एक्सप्लेन करो और कमिटमेंट लो उनसे। आपका कमिटमेंट ही मैटर करता है, टीम का कमिटमेंट ही मैटर करता है। जितनी टीम आपकी कमिटेड है उनके काम को लेके, रिजल्ट्स को लेके, टारगेट्स को लेके, उतनी जल्दी आपकी कंपनी ग्रो करेगी। और अगर आप खुद के वर्क्स पे नहीं हो तो आप रिस्पेक्ट लूज कर जाओगे टीम की नजरों में। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो अपने वर्ड्स के ऊपर रहना सीखो, उससे आपकी टीम के अंदर आपके लिए ट्रस्ट जनरेट होगा। इस चीज का ध्यान रखना। और फास्टेस्ट वे टू रीगेन ट्रस्ट इज टू फुलफिल योर कमिटमेंट। कमिटमेंट्स के ऊपर आ जाओ, टीम को कमिटमेंट्स दो। जब वो देखेंगे कि हमारा फाउंडर, हमारा लीडर कमिटमेंट्स के ऊपर चल रहा है, सुबह 8 बजे आना है तो आना है, आप उनसे पहले पहुंच जाओ, टीम कमिटेड रहेगी। आपको अपनी टीम को कल्टीवेट करना है, उनको बहुत ध्यान से सुनना है। और एक चीज का ध्यान रखिए, अपने एम्प्लॉयज को है ना नजरअंदाज मत करना। कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो ये नहीं कि छोटा सोल्यूशन देके छोड़ दिया। उनके साथ बैठो, उनकी प्रॉब्लम को बहुत शांति से आराम से सुनो, उसके बाद एक राइट सोल्यूशन अपनी टीम को निकाल के दो। आपका काम सिर्फ इतना है कि जो आपकी टीम की प्रॉब्लम से, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम से, उनको सुनना, राइट सोल्यूशन प्रोवाइड करना। उससे क्या होगा, आपकी कंपनी अपने आप ग्रो करने लगेगी। जब प्रॉब्लम्स अवॉइड होने लगेगी, सोल्यूशंस निकलने लगेंगे।
और देखिए, जो लीडर्स अपनी टीम को नहीं सुनते हैं ना, बाद में उनकी टीम उनको छोड़ के चली जाती है। अगर आपको लॉयल एम्प्लॉय अपने कंपनी के अंदर बनाने हैं, तो उनको रिटेन करना सीखो, अपने एम्प्लॉयज के साथ हार्डवर्क करना सीखो। अगर आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको दोगे तो वो रिटेन भी करेंगे, लॉयल्टी भी दिखाएंगे, कमिटमेंट भी दिखाएंगे। पांचवी चीज, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। देखो, हमें क्या लगता है, जिस आदमी ने सब कुछ सीख लिया, सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो गलती नहीं करेगा, वो हमेशा राइट डिसीजन लेगा। ये सबसे बड़ा मिथ है दुनिया का। लीडर्स भी गलती कर जाते हैं, फाउंडर्स भी गलती कर जाते हैं। इलॉन मस्क तो देख लो, 12 साल की उम्र में करियर चालू करा था, इतने सारे स्टार्टअप्स उन्होंने लॉन्च करे, खूब पैसा बनाया, बट 2007 के अंदर स्पेस एक्स, टेस्ला में पैसा लगा के एक साथ उन्होंने गलती कर दी थी। काफ़ी सारे एडवाइजर्स ने, उनके लोगों ने उनको बोला कि बहुत गलत डिसीजन लिया। 6 साल तक कंपनियां झूलती रही इधर से उधर, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई पैसा नहीं, ना वो कोई सैलरी विड्रॉ कर पाए, और सारा पैसा उनके कंपनीज के अंदर लग गया और खुद वो बैंकरप्ट हो गए। बट वो अपने डिसीजन पे अड़े रहे, दिन रात फैक्ट्री में सोते, हार्डवर्क करते, और 2013 आते आते ये दोनों कंपनियां हाईली प्रॉफिटेबल हो गई, और इन दोनों कंपनीज ने इलॉन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया। बट उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ट्विटर की डील करी, ट्विटर में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और ट्विटर बाय करने का डिसीजन, उसके सीईओ को फायर करने का डिसीजन बहुत गलत था। तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी गलती कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपसे भी गलती हो सकती है। गलती को मानो, उसको समझो, वो ज़्यादा जरूरी है। और देखिए, उसकी वजह से आज उनकी नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर नीचे गिर गई। अब इससे ये तो नहीं हुआ ना कि इलॉन मस्क डिप्रेशन में आके कहीं अपने घर में बैठ गया, सोच रहा है मैं फेल कैसे हो गया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, इतनी सारी कंपनीज को लॉन्च करा। नहीं, वो वापस काम कर रहे हैं, कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में लगे हुए। एक दिन में सोल्यूशन नहीं आता है, एक दिन में आपको 12 घंटे वर्क करना है फुल एनर्जी के साथ, कुछ टाइम बाद अपने आप आउटपुट आ जाएगा। अब मुकेश अंबानी जी की बात करूं तो इनके भी बहुत सारे डिसीजन गलत थे। आज हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी है, बट आईपीएल टीम जो है, जब इन्होंने पैसा लगाया तो उनको बहुत नुकसान हुआ, कोई प्रॉफिटेबल डील नहीं थी। बट ये आईपीएल टीम के साथ बैठे, कोचेस के साथ बैठे, टीम लीडर के साथ बैठे, उनसे बात करी, फाइनली इन्होंने सोल्यूशंस निकाले, और आज इनकी आईपीएल टीम मोस्ट प्रॉफिटेबल टीम है। और इनके बहुत सारे वेंचर्स फेल हो गए, जिनको बाद में इन्होंने या तो शिफ्ट करा या चेंज करा, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस टाइम आउट, रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस। ये इनके वेंचर्स थे जो कंप्लीटली फेल हो गए थे। इन्होंने सोल्यूशन निकाला। फेलियर हर आदमी की लाइफ में आता है, आपको राइट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा अपनी टीम के साथ बैठ के। फेल हो गए, टेंशन मत लेना, रेस्ट करो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फुल एनर्जी के साथ वापस स्टार्ट करो। मुकेश अंबानी जी के सक्सेसफुल होने के 2 टिप्स हैं। पहली चीज, इन्वेस्टर के पैसों को खुद के पैसों से भी ज्यादा ध्यान से खर्च करो, संभाल के खर्च करो। और दूसरी चीज, पैसों को इन्वेस्ट करने के साथ साथ राइट टीम को लेकर आओ, क्योंकि हम करते क्या है, कई बार पैसा लगा देते बट टीम अच्छी नहीं होती है, टीम अच्छी ले आते, पैसा लगाने में पीछे हट जाते हैं। आपको दोनों चीजें बराबर करनी है, अच्छी टीम भी होनी चाहिए, अच्छा फाइनेंस भी होना चाहिए, तभी आप कंपनी को आगे लेके जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं मुकेश अंबानी जी के ऊपर, रिलायंस के ऊपर एक केस स्टडी लेकर आऊं डिटेल के अंदर, 1 से 2 घंटे की वीडियो, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखना चालू करो मुकेश अंबानी केस स्टडी। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए मुकेश अंबानी और रिलायंस की पूरी एक केस स्टडी लेकर आए। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो हम उसके ऊपर भी केस स्टडी लेकर आएंगे। अमिताभ बच्चन जी भी बड़े पर्दे के ऊपर फेल हो गए थे, लोगों ने बोला करियर खत्म, इनका डाउनफॉल आ चुका है, अब ये वापस खड़े नहीं हो पाएंगे। बट 10 साल बाद ही इन्होंने इंडस्ट्री में वापस कदम रखा, और आज ये वापस शहंशाह उस इंडस्ट्री के। इन्होंने छोटे पर्दे से अपनी वापस शुरुआत करी। अब काफी लोग उस समय हंसे भी थे, क्रिटिसाइज भी करा था, डाउट भी करा था कि इतने बड़े पर्दे का आदमी टीवी के ऊपर आ गया, छोटी स्क्रीन पे आ गया। बट ये रुके नहीं, इन्होंने कहा ट्राई करके देखते। केबीसी के शो इन्होंने लॉन्च करा, केबीसी के अंदर ही आए और वो शो हिट हो गया, और वापस इनको मूवीज मिलना चालू हो गई। तो देखिए, अगर आप फेल हो गए हो ना, कंपनी खत्म हो गई है, रेवेन्यूज चले गए, टीम चली गई है, डरना मत। शुरुआत आपने करी थी, वापस शुरुआत करो, छोटी शुरुआत करो। इस बार आप एक्सपीरियंस के साथ शुरुआत कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना, तो आप जल्दी ग्रो करोगे, फास्ट ग्रो करोगे। और देखिए, फेलियर्स हर एक के लाइफ में आते हैं, उनसे सीखना जरूरी है। अब रावण के जीवन में भी फेलियर्स आए। अब रावण इतना विद्वान आदमी, इतना ज्ञानी, इतना बुद्धिमानी, इतना शक्तिशाली, फिर वो लूज कैसे कर गए वॉर, कैसे वो हार गए? उनके फेलियर से हम 3 चीजें सीखते हैं। नेवर बिकम एरोगेंट विथ पावर एंड स्ट्रेंथ। देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि आप फाउंडर हो, कंपनी आपने बिल्ड कर दी है, मैं हूं, जहाँ एरोगेंसी आई वहां पे आप गेम लूज कर जाओगे। कभी भी एरोगेंट नहीं होना, चाहे कितनी पावरफुल हो जाओ। हर एक आदमी से शांति से बात करनी है। दूसरी चीज, कंपटीशन को कम मत समझो। अब होता क्या, हमारी सेल्स टीम हमारे पास आती है, वो कहती है कंपटीशन ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम एरोगेंट रहते हैं कि नहीं
मैं नंबर 1 हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे सही है, कस्टमर की सुनना छोड़ देते हो, अल्टीमेटली आपके कस्टमर शिफ्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे सेल्स के बंदे भी शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि सेल्स टीम अगर बाल नहीं बेच पा रही है, उनको कमीशन नहीं मिलेगा, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो आपको अपनी सेल्स टीम को सुनना है ध्यान से, कंपटीशन क्या कर रहा है उसके गूगल रिव्यूज को पढ़ो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, मून लाइटिंग करो, अपने प्रोडक्ट को सबसे बेस्ट करो। तीसरी चीज, नेवर टेल योर वीकनेस टू एवरीवन। होता क्या है, आज जो हमारे सबसे करीबी हैं, क्लोज है, पता नहीं कल वो हमारे दुश्मन बन जाए, तो अपने सीक्रेट्स, अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखो। आपकी कमजोरी सिर्फ आपको पता होनी चाहिए और आपको उन कमजोरी के ऊपर वर्क करना चाहिए। इट्स नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम बट इट्स फाइंडिंग द प्रॉब्लम। वंस यू फाइंड द प्रॉब्लम देन यू सॉल्व इट। मतलब आपका रोल होना चाहिए प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। जब आप अच्छे से प्रॉब्लम को फाइंड कर लोगे देन उसका सोल्यूशन निकालना, उसी से आप ग्रो कर पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। आज मैं आपको एक रूल देता हूं, OGM रूल, ऑफिस जिम मंदिर। कभी भी डिप्रेस्ड हो, गोल अचीव नहीं हो पा रहे, लाइफ पे फेलियर महसूस हो रही है, इस रूल के ऊपर आ जाओ। OGM, ऑफिस जिम मंदिर। ऑफिस जाओ, काम करो, मजा नहीं आ रहा, जिम जाओ, वर्कआउट करो, वहां भी मजा नहीं आ रहा, मंदिर जाओ, भजन कीर्तन करो। देखो, अगर आप इन 3 रूल्स को फॉलो करोगे ना, कुछ टाइम बाद चीजें अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी, रिजल्ट्स आपको दिखने लग जाएंगे। और पर्सनली मैं इस रूल को यूज करता हूं। कभी भी मैं डिप्रेस्ड, हारा हुआ फील करता हूं, इस रूल के ऊपर आ जाता हूं। OGM, इसको लाइफ में आप लिख के रख लेना, अपने टीवी के सामने या फिर जहां पे भी आप बैठते हो टेबल के सामने, वहां पे आप लिख लो OGM, कि आपको यहां पे सारा फोकस डालना है। ऑफिस जिम मंदिर। 6 पॉइंट, बिल्डिंग रिलेशंस इन लीडरशिप। ऐसा फाउंडर, अगर सिर्फ आप अपनी टीम को टारगेट्स के पीछे भगाते रहोगे, उनसे पर्सनल रिलेशन नहीं बनाओगे, टीम आपको एक टाइम बाद छोड़ के चली जाएगी। यू नीड टू बिल्ड पर्सनल रिलेशन विद योर टीम। जितने स्ट्रांग आपके रिश्ते होंगे टीम के साथ, उतना लंबा वो रिटेन करेगी और उतनी स्ट्रांग टीम आपकी बनेगी। मुकेश अंबानी जी की ये बात बहुत अच्छी है कि वो अपनी टीम के साथ पर्सनल रिलेशन डेवलप करते हैं। उनकी टीम में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है मनोज मोदी, जो उनके राइट हैंड भी हैं। आज तक वो कंपनी को छोड़ के नहीं गए। क्या मनोज मोदी को बाकी कंपनी से ऑफर नहीं आए होंगे? ऑब्वियसली दिए होंगे, बट क्योंकि मुकेश अंबानी जी ने पर्सनल रिलेशन मनोज मोदी के साथ शुरुआत से बना के रखे, तो वो कभी भी कंपनी को छोड़ के नहीं गए। और स्टेबिलिटी जरूरी है लीडरशिप के अंदर। अगर आप अपने लीडर्स को रिटेन नहीं कर पा रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हो, तो नीचे की टीम रिटेन नहीं होगी। क्योंकि लीडर जाता है, नीचे की टीम पूरी खराब होती है। इस चीज का ध्यान रखना। तो लीडर्स का रिटेंशन बहुत जरूरी है, पर्सनल रिलेशन बहुत जरूरी है। और देखिए, कभी दिन अच्छे आएंगे, कभी दिन खराब होंगे। होता क्या है, जिस दिन खराब होता है ना, उस दिन हम टीम से झगड़ा कर लेते हैं, उनको डांट देते हैं। नहीं, स्टेबल रहो। अच्छे दिन आ रहे हैं ठीक है, खराब दिन आ रहे हैं तो भी ठीक है। आपको दिन में 12 घंटे अपना काम करना है, अपने मूड को स्टेबल रखना है। क्योंकि अगर आप स्टेबल हो, आपका मूड स्टेबल है, आपकी टीम स्टेबल है। जो ग्रेट लीडर्स होते हैं ना, जिनसे मैंने सीखा है, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। अब वो कैसे भी करते हैं, कॉफी पी के, चाय पी के, म्यूजिक सुन के, कुछ अच्छा खा के या मूवीज देख के। उनकी जो है फीलिंग्स वो कंट्रोल में रहती है उनके। अगर अपने मन को कंट्रोल में कर लोगे तो आप जीत जाओगे। आपको हर सिचुएशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। और देखिए, हर सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं होगी, बट आपका माइंड आपके साथ है। असलियत इधर है, ना कि दुनिया में। इस चीज का ध्यान रखना। जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी रियलिटी बन जाएगी। जैसा आपका माइंड चलेगा वैसे वैसे चीजें होती जाएंगी। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो सब चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। और देखिए, लीडरशिप के अंदर कभी भी एक्सक्यूजेस मत देना, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर आपकी गलती है तो उसको मान लो, जिम्मेदारी लो। जब आप जिम्मेदारी लोगे, टीम जिम्मेदारी लेगी। ओनरशिप लेना जरूरी है। ओनरशिप नहीं लोगे तो टीम भी ओनरशिप नहीं लेगी। इसलिए पूरी टीम के अंदर ओनरशिप लानी है तो सबसे पहले आप अपनी गलतियों की ओनरशिप लेना चालू कर दो। 7वां पॉइंट है कम्युनिकेशन का। आपके लीडर्स के साथ कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर लीडरशिप के अंदर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है ना, आपने अपनी टीम को टारगेट्स, गोल समझा, उनको समझ में नहीं आया, उनके माइंड में कुछ और चल रहा है, उनके गोल्स डिफरेंट है, कभी भी आउटपुट नहीं आएगा। आपको क्या करना है, पहली चीज तो गोल्स को रिटर्न में लिखना है और अपनी टीम से भी लिखवाना है। लिखवाओ, जितना आदमी लिखेगा उतना वो क्लियर होगा। इस चीज का ध्यान रखना। और मीटिंग्स के अंदर है ना, होता क्या है, सब लोग आते, मीटिंग करते, अच्छे से बात करते, गोल्स कभी अचीव नहीं होते, आउटपुट आता ही नहीं है। मीटिंग हुई, बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी चाय कॉफी भी, बात खत्म। मीटिंग के बाद ही क्लियर पॉइंट्स लिखवाओ कि नेक्स्ट मीटिंग में हमें क्या डिस्कस करना है, किसको क्या आउटपुट देना है और क्या करो। जैसी मीटिंग खत्म होती है ना, हमारी कंपनी के अंदर हमें गूगल मीट बना लेते हैं, उसी समय उस पर पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं एडवांस के अंदर कि नेक्स्ट मीटिंग में इस पर्सन को यह आउटपुट देना है, इस चीज का आंसर देना है। और पहले ही टाइम डिसाइड हो जाता है नेक्स्ट मीटिंग का। उससे जो जो लोग उस मीटिंग में थे, उनके माइंड में वो चीज आ जाती है कि नेक्स्ट मीटिंग में हमें इन चीज का आंसर देना है।
आठवीं चीज है स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन। देखो, एक लीडर का काम करना नहीं, करवाना होता है। उसको लोगों से काम करवाना आना चाहिए। अगर वो काम नहीं करवा सकता तो वो लीडर है ही नहीं, नहीं आप फाउंडर हो किसी काम के। इस चीज का ध्यान रखना, स्ट्रेटेजी बनाना, लोग काम कैसे करेंगे, आउटपुट कैसे मिलेगा, 10x प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये सारी एक लीडर की जिम्मेदारी, ना कि एम्प्लॉय की। एक बिल्डिंग 3 बार बनाई जाती है। एक बार माइंड सोचता है कि मुझे ऐसी बिल्डिंग चाहिए, इतनी बड़ा चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, ऐसी कार चाहिए। उसके बाद वो डिजाइनिंग पेपर के ऊपर आती है, उस बिल्डिंग का पूरा नक्शा या कार का डिजाइन पेपर के ऊपर बनाया जाता है। फिर फाइनली वो रिलेटिव बनाई जाती है। तो सबसे पहले माइंड के अंदर बहुत क्लैरिटी चाहिए, थॉट्स के अंदर, कि मुझे ये चीज करनी है। फिर उसको पेन डाउन करो, पेपर पे लेकर आओ कि ये गोल है, ये प्रोसेस है जिससे गोल तक पहुंचेंगे। उसके बाद टीम को डेलीगेट करो, उनसे कमिटमेंट लो, एक्सक्यूजेस मत लेना। देखो, एक्सक्यूजेस बहुत ईजी होते हैं, आउटपुट बहुत टिपिकल होता है। और अगर आप एक्सक्यूजेस देते रहोगे, अपनी टीम से लेते रहोगे, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, आगे जाना है, तो एक्सक्यूजेस आज ही खत्म कर दो। स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। जितनी स्ट्रैटेजी बढ़िया होगी उतनी कंपनी बढ़िया चलेगी। और जब आपने एक बार स्ट्रैटेजी बना दी, गोल बना दिया, तो उसको चेंज मत करो। होता क्या है, डाउट्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, टाइम लगता है। बुरा दिन भी आएगा, अच्छा दिन भी आएगा, समय लगेगा हर चीज के अंदर। आपको स्टेबल रहना है, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने गोल्स के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर, और आराम आराम से चलो। कहीं ज्यादा तेज भागना नहीं है, उन स्ट्रैटेजी के ऊपर क्लियर फोकस रखो। आपका स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, फोकस बहुत जरूरी है। होता क्या, थोड़ा फेलियर आता है, हम स्ट्रैटेजी गोल को चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन बदल देते हैं। स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज करोगे तो फेलियर आते रहेंगे, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। डाउट आ रहा है, फेलियर आ रहा है, कुछ भी हो रहा हो, स्टेबिलिटी लाओ अपने माइंड के अंदर। डेली 12 घंटे 100% एनर्जी के साथ आपको वर्क करना है। रात के 8-9 बजे तक आउटपुट नहीं निकला, काम को बंद करो, सो जाओ। सही बता रहा हूँ, सो जाओ। अगले दिन वापस फुल ऑन एनर्जी के साथ उस काम के ऊपर वर्क करो, आउटपुट डेफिनेटली निकलेगा। बस आपको स्टेबल रहना है, और रिजल्ट्स आते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल आराम से आते हैं। मैंने भी देखा, टाइम लगता है, बट राइट स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, राइट आदमी को आपको डेलीगेट करना है, या आपको चेक करना है कि ये चीजें सही है या नहीं है। और जिस भी लीडर को आपने डेलीगेट करा है ना, उसकी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो गलती कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आउटपुट नहीं दे पा रहा, तो उससे बैठ के बात करो, दूसरे पर्सन से मत करो कि यार ये आदमी अच्छा नहीं है, काम का नहीं, आउटपुट नहीं दे पा रहा। गलती उसकी है, या तो उसके सीनियर से, या उसके मैनेजर से, या जो उसके ऊपर है, या डायरेक्ट उस पर्सन से, क्योंकि वो आदमी सोल्यूशन निकालेगा, दूसरा आदमी नहीं। दूसरा आदमी तो सुन के चला जाएगा, सिंपैथी दे देगा, हाँ सही बात है। नहीं, जिसकी गलती है उससे डायरेक्टली जाके बात करो। आप एक CEO, कंपनी के फाउंडर हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपनी टीम को कल्टीवेट करना और ट्रेन करना। और देखो, ये वीडियो है ना, मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद बनाई है, और हमारी टीम ने काफ़ी इसके ऊपर एडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें में टाइम स्पेंड करा है। अगर आप बिजनेस में फेल हो रहे हो, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, लाइफ में दिक्कत आ रही है, बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो बार बार इस वीडियो को देखो, पॉइंट्स को नोट डाउन करो। यही सारे पॉइंट्स है जो एक कंपनी को आगे लेके जाती है। और अगर आप एक CEO, फाउंडर हो, लग रहा है कि आपको ग्रोथ में दिक्कत आ रही है, जब जब स्केल करते हो टीम छोड़ के चली जाती है, फेलियर्स हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं, तो मैं काफ़ी सारे CEOs को इंडिया में मदद करता हूँ एज अ वर्चुअल कंसल्टेंट बन के। मैं फाउंडर्स को, CEOs को उनकी स्ट्रैटेजीज बनाने के अंदर कैसे ग्रो करना है, पॉलिसीज कैसे बनानी है, कैसे लीडरशिप स्किल्स उनको डेवलप करनी है, इसके अंदर वर्चुअली उनकी मदद करता हूँ। अगर आपको वर्चुअली मेरे से जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से कनेक्ट होकर हम मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं कि कैसे आपकी कंपनी को ग्रो होने में मदद करेंगे। और अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @bhaprisoनी, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और ये मेरी लिंक्डइन आईडी है। इन 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।